अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे और उनको एनालाइज़ करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन शील्ड की। आखिर ऑपरेशन शील्ड क्या है और भारत अब क्या कर रहा है और इसके पस पर्दा क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे मॉडर्न वॉरफेयर की। पाकिस्तान और इंडिया की जंग ने वॉर कॉन्सेप्ट को अचानक से कैसे बदल दिया है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मॉडर्न वॉरफेयर के मद्देनज़र जो डिफेंस बजट है उसको भी इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अवाम पे बोझ डालना मुनासिब होगा? इसके साथ-साथ हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अपडेट जो मेरे पास मौजूद है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन शील्ड की। आखिर ऑपरेशन शील्ड है क्या? और इंडिया ने दोबारा से ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया और फिर दोबारा से रोक दिया, आखिर चल क्या रहा है? ये ऑपरेशन शील्ड जो इन्होंने नाम दिया है वो मॉक ड्रिल्स को दिया है, यानी कि तरबियती मशकें हैं एक तरह से जो सिविल डिफेंस की मशकें होती हैं। इन मशकों को ऑपरेशन शील्ड के नाम से भारत ने पहले स्टार्ट किया था 7 मई से पहले और ये सिविल डिफेंस की मशकें चल रही थी। इन्हीं मशकों के पीछे भारत ने धोखे से दुनिया को ये दिखाया कि वो सिर्फ अपनी एक ट्रेनिंग कर रहा है और उस ट्रेनिंग के पीछे उसने अपने जहाज़ अपने हैंगर्स में पाकिस्तान के नज़दीक या अटैक करने के लिए एक साथ इकट्ठे कर लिए और एक तरह से दरपर्दा, यानी कि इन डिफेंस ट्रेनिंग के पीछे जो ये मॉक ड्रिल्स थी, इसके पीछे भारत ये प्लानिंग कर रहा था कि पाकिस्तान पे अटैक करे। दुनिया को सिर्फ धोखा देने के लिए वो ये दिखा रहा था कि वो सिविल डिफेंस की मशकें कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो पाकिस्तान पे अटैक की तैयारी कर रहा था। दोबारा से ऑपरेशन शील्ड का जो आगाज़ किया गया उसका मकसद यही था कि सिविल डिफेंस को मद्देनज़र रखते हुए एक ट्रेनिंग का और मॉक ड्रिल का आगाज़ किया जाए। लेकिन अचानक से उस ऑपरेशन शील्ड को रोक क्यों दिया गया? ऐसा है कि जब ऑपरेशन शील्ड की तैयारी चल रही थी 4 स्टेट में, जिनमें पंजाब, कश्मीर, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। भारत हमेशा से एक पैटर्न फ़ॉलो करता है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में। हम ये देखते हैं कि जिस तरह से पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक्स की गई थी और पहलगाम के बाद अचानक से 7 मई को जंग का आगाज़ कर दिया गया भारत की तरफ से। कौन जीता, कौन हारा, ये तो दुनिया के सामने है। लेकिन एक बात यकीनी तौर पे सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया 10 मई की सुबह, उसके बाद भारत ने वापस अटैक तो नहीं किया। और अगर भारत ये जंग जीत रहा था तो पाकिस्तान को इस अटैक का जवाब क्यों नहीं दिया गया? बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है जिसको शायद इंडियन अवाम सुलझाना नहीं चाहती है या जानबूझ के समझना नहीं चाहती। 7 मई से पहले भारत ने सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स का आगाज़ किया था और अब भी दोबारा से भारत ने ऑपरेशन शील्ड का जो आगाज़ किया है उससे एक ये इम्प्रेशन ये आता है कि इन्हीं सिविल डिफेंस की ड्रिल्स यानी मॉक ड्रिल्स के पीछे भारत के खतरनाक अज़ाइम भी हो सकते हैं। और जिस तरह से भारत ने पहले सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का नाम लेके दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हुए अपने सारे जंगी हथियार और साज़ो-सामान और तैयारे एक जगह पे जमा किए थे, शायद अब भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा है भारत का। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ ये सब चल रहा था, वहाँ अमेरिका में भारत के फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद थे। इसका एक एंगल तो ये है कि शायद वो उनको ये बताने चाह रहे थे कि भारत सीज़ फायर तोड़ना चाह रहा है और पाकिस्तान पे दोबारा से अटैक किया जाएगा, या यूँ कहूँ कि इजाज़त लेने पहुँचे थे कि हम पाकिस्तान पे अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन शायद वहाँ से ऐसा जवाब नहीं मिला। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जो रिपोर्ट शाया की गई उसमें उन्होंने सिर्फ़ ट्रेड के मुतालिक मेंशन किया है और इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की सख्ती से हिदायत दी गई है। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद
ऑपरेशन शील्ड को दोबारा से रोक दिया गया, ये कह के कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन शील्ड को रोक दिया गया है। भारत किस तरह से अपनी आवाम को एक एग्रेशन फीड कर रहा है, ये दुनिया को लाज़मी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह की तकरीरें नरेंद्र मोदी करते फिर रहे हैं, यकीनन दुनिया को ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं और पाकिस्तान को अटैक करने का बार-बार बोल रहे हैं। 7 से 10 मई पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग जारी रही, उसमें दोनों ममालिक ने अपनी-अपनी कमियाँ वाज़ेह तौर पे महसूस की कि किसको कहाँ मसाइल का सामना है। यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफ़िकल स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर में है। मतलब ये कि उसकी चौड़ाई कम है और लंबाई में ज़्यादा है। तो इंडिया को पाकिस्तान के पूरे इलाके को टारगेट करना बहुत आसान है, अपनी रेंज में रखना बहुत आसान है। इसके बरक्स इंडिया ब्रॉडर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर को यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को अपने टारगेट पे रखे। इसी वजह से जिस तरह जंग हुई उसके बाद दोनों ममालिक अपनी डिफेंस पे अपने-अपने वेपन अपग्रेड्स पे काम कर रहे हैं। इस जंग ने वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। मॉडर्न वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉम्बैट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल और इसके अलावा नाइट विज़न और सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम बैटलफ़ील्ड डेटा बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उसमें साइबर वॉर आती है कि जो है एनिमी है या आपका दुश्मन है, उसके नेटवर्क को हैक करना। यूज़ ऑफ मालवेयर और रैनसमवेयर इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके साथ-साथ टारगेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स। इसके अलावा मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जाता है, हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि हमने कराची पे कब्ज़ा कर लिया है, हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, उसमें फ़ौज घुस गई है। ये सारा प्रोपेगेंडा भी मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इसी साइबर वॉरफेयर में जो सोशल मीडिया है, उस पे अपना नैरेटिव फैलाना, मॉडर्न वॉरफेयर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करती हुई नज़र आ रही है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो जिसका वॉर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विज़िबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी और इसके साथ-साथ एक्स रेज़ और गामा रेज़ शामिल हैं। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-35 के 40 तैयारों की डिलीवरी जल्द से जल्द मुमकिन बनाई जा रही है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसका भी आगाज़ हो चुका है। चीन का HQ-19 मिसाइल दिफ़ाई निज़ाम एक जदीद और आला सलाहियतों का हामिल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, जो अमेरिकन थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के इक्विवेलेंट समझा जाता है। उसकी डिलीवरी भी पाकिस्तान को चाइना की तरफ से दी जा रही है, ताकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बेहतरीन बनाया जा सके। इन लोगों को ये बताया जा रहा है कि डिफेंस की मद में बजट को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल डिफेंस की मद में बजट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन अवाम पे बोझ डालना मुनासिब होगा? क्या पाकिस्तानी अवाम इस बोझ को उठाने के काबिल है? क्या वो लोग जो मुल्क की दौलत मुल्क से निकाल के बाहर ले गए हैं, क्या ये वक़्त नहीं है कि उनके गले में हाथ डाल के मुल्क की दौलत को वापस निकाला जाए और पाकिस्तान लाया जाए और डिफेंस में इन्वेस्ट किया जाए? ये भी एक बहुत बेहतरीन सजेशन है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीएज़ हैं, एमएलएज़ हैं, वो अपनी 6-6 माह की तनख्वाह पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए वक़्फ कर दें। मुल्क के लिए इतना तो बनता है। अब बात कर लेते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपडेट के बारे में। पाकिस्तान ऑलरेडी इसको एंडोर्स कर चुका है कि वो ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की भरपूर हिमायत करता है। एक अपडेट ये है कि ईरान में ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की इत्तला मिली है। बहुत से लोगों को ये शक हो रहा है कि ईरान ने कोई टेक्निकल एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किया है। और इसके बारे में अमेरिका की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस है वो ये डाउट ज़ाहिर कर रही है ईरान की तरफ से ये एक सीक्रेट एटॉमिक एक्सपेरिमेंट था। ताहम इस दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहे।
اور اس جوہری مذاکرات کے چھٹے ایپیسوڈ میں ایک کانٹریکٹ یعنی کہ معاہدے پہ دستخط کا اعلان بھی سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محدود سطح پر ایران کو 3 سے 5% کی یورینیم افزودگی کی اجازت دے دی ہے، جس کا مقصد شہری مقاصد یعنی کہ بجلی کی پیداوار اور سمندری پانی کو صاف کرنے جیسے منصوبے ہیں۔ چین، روس اور پاکستان کے بعد برازیل نے بھی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے نیوکلیئر معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈسکشن چل رہی ہے، اس وقت اسرائیل ایران پہ حملے کرنے کا سوچ رہا ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر طرح سے روکنے کی کوشش میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا تو ایران اس صورتحال سے بھی سفارتی اور دفاعی فوائد حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، یعنی کہ ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اسرائیل پہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے اٹیک کر دیں اپنے ڈیفنس میں۔ اس وقت جبکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنگ میں اسرائیل نے بہت کھل کے بھارت کو سپورٹ کیا، اس وقت جب پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اپنے اینیمیز کو اور اس کی مدد کرنے والے الائز کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکے۔ اسرائیل یقیناً ایک بڑی مشکل صورتحال سے باہر آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کئی جگہوں پہ محاذ کھولے ہوئے ہے۔ اسرائیلی صدر نیتن یاہو کی اگریسو ڈپلومیٹک پالیسی نے دنیا کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، جہاں ایک طرف عالمی عدالتوں سے ان کے خلاف وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور ساری دنیا مل کے بھی نیتن یاہو کو فلسطین میں امداد پہنچانے پہ مجبور نہیں کر پا رہی۔ یقیناً یہ اقوام متحدہ کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ کیا انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن صرف اسپیسیفک کنٹریز پہ ہے، یا اقوام متحدہ انٹرنیشنل لاز کو دنیا کے تمام ممالک پہ امپلیمنٹ کروانے کی جرات، حوصلہ اور اتھارٹی رکھتا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔